पूरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? एक नजर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये इसका रिक्वायरमेंट 1 कर लीजिए सर, हमने पेज नंबर 232 क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट निकाला था, यूनिट्स पर आवर निकाला था। देखो जरा डाटा देखो। एक हफ्ते में कितने दिन काम हो रहा था? 200 घंटे। 5 दिन, 5 दिन, पहले 5 दिन फाइनल करना। हर दिन 40 घंटे, ठीक है। तो देयरफॉर एक हफ्ते में 200 घंटे कितने लोगों ने मिलकर लगाए? 5, ठीक है। और यूनिट्स कितने बनाने एक घंटे में? एक हफ्ते में 400 यूनिट्स। तो देयरफॉर 200 घंटे, तो 2 यूनिट्स पर आवर, इन अदर वर्ड्स हाफ आवर पर यूनिट, ठीक है। यस। देन जरा एक स्केड्यूल बनाना वीकली, सॉरी डेली रिक्वायरमेंट तो पढ़ना वो बेटा बाद में बात कर लेते हैं, अभी आपने क्वेश्चन कर लेते हैं। पढ़िएगा जी रिक्वायरमेंट। अब डेली अर्निंग निकालनी है सर, उस डेली अर्निंग निकालनी पड़ते जाएगा। यूनिट लेबर कॉस्ट मराद, यूनिट एक यूनिट पे जितना लेबर, हाँ जी लेबर कॉस्ट पर यूनिट ही होगी ना, यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या होती है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट? ऐसे ही कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। फिर अज्यूमिंग दैट कंपनी यूजेस ग्रुप बोनस प्लान, लेकिन अब बोनस प्लान यहाँ जो है सेकंड रिक्वायरमेंट में वो 100% बोनस पर आवर सेव्ड है। नंबर 1 में शायद देखा जरा, वहां बोनस का जो था मेरा ख्याल वो यूनिट्स की बेस पे था। ढूंढे जरा ओरिजिनल डाटा में 120 पर यूनिट था, जिसमें से फिर वो ग्रुप लीडर का 20 था, ठीक है। तो आए वर्किंग शुरू करें, डेली करना है। मंडे ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कीजिएगा। थोड़ा जरा हिम्मत करेंगे, एक दो चीजें आज खत्म करना जरा, इस तरह की बातें जरा माइंड अप पड़ेंगे। मंडे की वर्किंग करवाएं सर। जी पहले अब रिक्वायरमेंट पे नजर देख रखनी है आपने। डेफिनेटली पहले अर्निंग की बात कर लेते हैं, टोटल अर्निंग, डेली अर्निंग की बात कर लेते हैं जी। डेली अर्निंग इजी है बिल्कुल यार, कोशिश तो करें, ऐसे एकदम सरेंडर कर रहे हैं, करवाएं जरा, मतलब फिगर आप चाहे सॉल्व ना करें, वैसे वर्किंग कैसे करनी चाहिए। मंडे को कितने घंटे काम हुआ? 40 घंटे। तो क्या 40 घंटों के पैसे देंगे? एक घंटे के पैसे 1 घंटे के पैसे 60। अब डेफिनेटली ये जो 40 घंटे, इसमें 500 एम्प्लॉई आ गए एक्सक्लूडिंग ग्रुप लीडर, तो 2400 तो ये हो गया। नहीं तो मेरे ख्याल अभी यार रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो यार, छोड़ दे सर। 40 के घंटे मंडे वाले दिन, 40 घंटे और 60 ढूंढ लियो। क्या है 60 पर आवर, रेट पर आवर। अब जरा दोबारा रिक्वायरमेंट देखें, क्या कोई बोनस की गेम भी है? लेकिन यहाँ पे नहीं मतलब वो तो देख लेते हैं ना, क्या कोई बोनस की गेम है? तो अब डिसाइड ये करना है कि मंडे वाला दिन कोई टाइम सेव हुआ या नहीं। ब्रैकेट पढ़े दोबारा, रिक्वायरमेंट 2 की। बोनस किसकी बेस पे? आवर सेव्ड की बेस पे।
100% पर आर सेव्ड, तो आर सेव्ड निकालना है हमें। कैसे पता चलेगा आर को सेव हुए ही नहीं? ये ठीक है। मंडे वाले दिन कितने यूनिट्स बने हैं? मंडे वाले दिन कितने यूनिट्स बने? आपको पता है हर दिन कितने यूनिट बनने थे? हाँ एक नहीं, हमें ये भी वो भी पता है वैसे। अब जरा इधर ढूंढे, हमने कल काफी सारे वर्किंग कर ली। आपको पता है एक दिन में कितने यूनिट्स तो स्टैंडर्ड थे? 80 यूनिट पर डे। 400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड था 5 दिनों में। 40 घंटे मीन्स 5 दिन, 1 घंटे में 2 यूनिट भी ठीक है ऐसे ही। लेकिन सिंपली 400 यूनिट्स की बेस पे 80 पर डे निकाला था हमने। निकाला 10 था। तो मंडे वाले दिन कितने यूनिट बने? बनने कितने थे? क्या कुछ टाइम सेव हुआ? टाइम तो कुछ एक्स्ट्रा लगा रखता। क्या ख्याल है? आपको ये पता है एक यूनिट का बनाने का टाइम क्या है? हाफ आवर, 30 मिनट। तो जरा 72 लिखो जरा। 72 के प्रोड्यूस हुए। एक यूनिट का बनाने का टाइम कितना था? तो इनटू 0.5 करें। ये तो 36 आवर्स में काम होना चाहिए था। हुआ कितनी देर में? 40। तो बोनस तो नहीं बनता? नहीं, कटौती भी नहीं बनती। लिखा नहीं उसने, हुआ लिखा नहीं उसने इसलिए नहीं बनती। कटौती शायद आपका दिल कर रहा है लेकिन लिखा नहीं होता, बोनस नहीं बनता। तो मैं ये जो बातें कर रहा हूँ सुनो जरा, थोड़ी सी वर्किंग लिखा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ बोनस ठीक है, बनता नहीं है लेकिन मैं कैसे कर रहा हूँ ये सारी बात ये आपके सामने रखूंगा। यूनिट्स प्रोड्यूस कितने? 72 units produced 72. Time that should be taken 36. क्या मीनिंग है टाइम शुड बी टेकन? दैट शुड बी टेकन कैसे पता चलेगा? 72 into 0.5 hours. The 36 hours should have been taken. Time taken is actually time taken 40. Actual time taken 40 hours. Therefore, no time saved. टाइम सेव कब होगा? जब ज्यादा यूनिट्स बनेंगे। सिंपल है। 40 आवर्स में अगर ज्यादा यूनिट्स बनते हैं तभी को टाइम बचाया होता है ना। तो यहाँ बोनस 0 व्हिच मींस टू से मंडे वाले दिन टोटल अर्निंग नो टाइम सेव। देयरफॉर एक मिनट बात पूरी करना, तो नेक्स्ट डेज आप कीजिएगा। नो टाइम सेव्ड देयरफॉर नो बोनस। तो टोटल अर्निंग कितनी होगी? 2400 ही होगी। 2400 क्या थी? प्लस 0। ठीक है, व्हाट इज 0? मुझे पूरा करवाना जरा, ये मंडे वाला दिन पूरा करवाते हैं, बाद में आराम से लिखिएगा। रिक्वायरमेंट देखें, टोटल अर्निंग सर ठीक है? टोटल अर्निंग ठीक है सर। अब बताएं आगे क्या निकालना? नहीं मेरे ख्याल लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना? लेबर कॉस्ट है कितनी है ना करो यार? 2400 आ तो गई है अभी। 2400 क्या है? लेबर कॉस्ट ही तो है। लेबर कॉस्ट ही तो है वो, तो फिर पर आवर में जा रहे हैं आप। पर यूनिट निकालना नहीं, मतलब बोनस तो नहीं है ना। अगर बोनस होता तो डेफिनेटली फिर लेबर कॉस्ट में बोनस भी आता। तो इस वक्त मंडे की लेबर कॉस्ट 2400 है नहीं, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला बनना ना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलनी चाहिए? लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो व्हाट इज लेबर कॉस्ट? 2400 divided by 72 is equal to 33.33 पर यूनिट। हजम है? आगे चले और बताएं क्या निकालना? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट
पर यूनिट तक मैंने जाना जी। 60 ढूंढे कहीं, ओवरहेड का रेट दिया हो। 60 में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं 60 तो एक आवर की है ना। पर डे तो नहीं है 60 यार, पर आवर है ना यार। तो 40 के 40 आवर्स लगे मंडे को, मल्टीप्लाइड बाय 60। ढूंढे 60 है क्या? 60 तो लेबर रेट है, ओवरहेड रेट भी है, पर लेबर आवर 60 एक घंटे का, तो 40 के बीच में, और तो ये भी 2400 बनता है मेरा। तो 2400 डिवाइड बाय 72, ठीक है। एक और पढ़े, रिक्वायरमेंट और कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकालो? कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, इन्हीं का प्लस भी कर सकते हैं। दोबारा एक मिनट सोच लें। 2400 लेबर कॉस्ट, 40 into 60 ओवरहेड कॉस्ट, डेफिनेटली इकट्ठा किया जा सकता है, मैं वैसे ही वर्किंग लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 72, 66.66। ठीक है, पूरी बात क्लियर है? इसको नोट कर लें और फिर आप मुझे ट्यूसडे की वर्किंग करके दिखानी है। ये जूम आउट हो गया सारा, यही है जूम आउट। मंडे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ये बेटा आगे करें। मंडे अगर लिख लिया है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, इवन थर्सडे, फ्राइडे। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है वर्किंग से? बेटा कंप्लीट करना, ट्यूसडे की सारी वर्किंग कंप्लीट करना। अर्निंग ठीक है आपकी 2430, लेकिन कंप्लीट करना।
ये 40 आवर्स दिए मैं एक वीक में, तो 5 दिन है। तो अगर आप पर डे आवर्स निकालना चाहें वो 8 है, लेकिन 5 एम्प्लॉयज हैं इसलिए मल्टीप्लाई 5, तो 5 डेज भी हैं, 5 पर्सन्स भी हैं। तो हर दिन के 8 घंटे इंटू 5 40, और हफ्ते में 5 दिन काम हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फिर 200 आवर्स। जी जस्ट एक मिनट, टोटल अर्निंग्स क्या बनी? 60 into 2.5 ये टाइम सेव हुआ नहीं मंडे को, Yes, sir. सॉरी ट्यूसडे को? कितना? आधा घंटा। तो आधा घंटा इंटू 60 60 करेंगे ना जी? क्या जी? सर जाने दें, 100% बोनस Yes. आज सेव्ड का, तो आधा घंटा सेव हुआ ना, तो आधा घंटे के पूरे पैसे देंगे ना यार, Yes. आधे घंटे के 100% पैसे देना यार। सर आधे घंटे के पैसे तो नहीं ना देने सर, ना करें सर, ये तो ना करें। 100% बोनस क्या मतलब, क्या लिखा हुआ? पर आवर सेव नहीं है, 100% बोनस पर आवर सेव। कितने घंटे बचाए उससे? आधा घंटा अगर बचाया तो मल्टीप्लाइड बाय 60 ही होगा ना, तो 30 रुपए देंगे ना बोनस 100 नहीं है सर। 100% किसका? 100 का। आगे पीछे भी तो कुछ है। नहीं नहीं, लेकिन वो तो रिक्वायरमेंट नहीं बदल गई है ना यार। रिक्वायरमेंट 2 में प्लीज किसकी बेस पे है? रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो डेली आपसे वर्किंग करवाई जा रही है, वहाँ जो बोनस है वो किसकी बेस पे है यार? आर सेव की बेस पे ना। आर सेव की बेस पे कितने पैसे देने? 100 विद 100% बोनस पर आवर सेव, तो आधा घंटा सेव हुआ है, तो 100% बोनस देना, लेकिन आधे घंटे का 100% देना। अब आर सेव की बेस पे बोनस है यार रिक्वायरमेंट 2 में। रिक्वायरमेंट 1 में किसके बेस पे था? यूनिट्स की बेस पे था। ठीक है सर जी, कितने घंटे बचे हैं? तो आधे घंटा अगर बचा है तो 100% पैसे। हाँ जी, लेकिन आधे घंटे के 100% पैसे, आधे घंटे के 100% पैसे देंगे ना यार। कितने देंगे? 60? ये ठीक है प्लीज, 60 into हाफ। और ठीक है सर, फिगर क्या आंसर बना? 230 हो गई ना अर्निंग, सॉरी 2400 प्लस। व्हाट इज 2400 प्लस? कितना घंटे सेव हुए? हाफ आवर सेव हुए, तो हाफ आवर इंटू 60 रुपीज पर आवर, तो आधे घंटे के 100% बोनस ही है ना ये। आधे घंटे का 100% बोनस कितना बनेगा? 30 डी सर। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 2430 करेंगे, डिवाइड बाय 81, 30 पर यूनिट। ओवरहेड्स कितने बनेंगे? नहीं कैसे बनाएंगे? ओवरहेड्स का जो रेट है वो आज की बेस पे ही है, तो 2400 ही है, डिवाइडेड बाय 81, 29.63। Yes.
63 सर। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट ठीक है 59.63। ये फिगर ठीक है साथ क्लियर नहीं, अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो समझ आ गई। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर है मैडम? वेडनेसडे कर लेंगे करने का एक दिन कम से कम और कर लेना सर। क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये कौन सी साइंस निकल रही अचानक। वेडनेसडे ये बड़ा कंप्लीट करें। करने हाँ बेटा टाइम सेव भी सही है बाकी माइनस करना। जी टाइम सेव क्या है करें मैडम। $2400 plus 7.5 hours into 60 2850 into divided by 95 30 40 into 60 obvious so yeah 25.3 226 total conversion cost 55.26 थर्सडे फ्राइडे मुझे सिर्फ ये बता दें थर्सडे में आज सेव कितने ये समझ तो आ गया ना प्लीज। तो थर्सडे का बस मुझे आज सेव बता दो अपने करके दो। तो ये वाली वर्किंग जो है ना ये वाली थोड़ी सी जरा हजम हो जानी चाहिए रिपीट होगी बार बार। 11 आवर्स बन गए फ्राइडे में। ये होमवर्क रख ले दोनों इनके ऊपर लिखा थर्सडे फ्राइडे कंप्लीट करिएगा घर से। आज सेव 11 ही क्यों बन जाएगा दोनों में और दोनों में 102 यूनिट है ना 102 यूनिट्स है। लर्निंग खत्म हो गई।
लर्निंग खत्म हो गई है या इरादा बदल गया कि बस आज इतना ही काफी है, इरादा इससे ज्यादा अब क्या करना? तो पेज नंबर बताइए कौन सा? पेज नंबर 230। चैलेंजिंग सवाल है सर मेरा। पेज नंबर 229 का है मेरा। बल्कि सॉरी, हम कहाँ पहुंच गए? पेज पे कहाँ पहुंचे वैसे? इंडिविजुअल बोनस के नो सर कहाँ तक पढ़ा था? नहीं, पेज नंबर 230 है। अच्छा हाँ, टीम पॉलिटिक्स तक आ गए। शुक्र है सर, पेज नंबर 230 पे है। यस मैं तो सोचा था भी और बोलिए थे। पेज नंबर 230 से कौन कौन से सिस्टम्स हमने पढ़ लिए हैं? आइडिया रेट हो गया, इंडिविजुअल बोनस स्कीम हो गया, ग्रुप बोनस स्कीम हो गया, देन सर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स होती हैं। मतलब ये होता है कि एम्प्लॉइज को आप इंसेंटिव के तौर पे, इनकम स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंसेंटिव के तौर पे आप ये अनाउंस कर देते हैं कि प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज एम्प्लॉइज को भी एज एन इंसेंटिव तकसीम की जाएगी पीरियड एंड पे, जिसकी मैंने शायद कल एक हमारे लॉ में वर्कर्स के लिए खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड भी है और मेरे ख्याल एक वर्कर्स वेलफेयर फंड भी है। हमने टैक्स में वर्ड सुना है 5% है शायद, उसका 2% रेट है शायद, या वो पुराना रेट है। एक WPPF और WWF वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। तो क्या मतलब ये इधर वर्ड्स और एक सेकंड बोले क्या वर्ड है? वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। तो ये कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज के बिहाफ पे, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें जमा कराना होता है, तो उनने फिर वर्कर्स को रिटायरमेंट पे या कभी अगर वो खुदा न खास्ता को बीमार होने से होते तो उसका फिर ये राइट होता है कि वो उन ऑर्गेनाइजेशन से जाके अपनी कंट्रीब्यूशंस के अगेंस्ट समटाइम्स शायद पैसे भी ले सकता है या अपना इलाज वगैरह करवा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर खासतौर पर ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये वर्कर्स को मतलब ये बाय लॉ नहीं, वो तो बाय लॉ है ना शायद, लेकिन बाय लॉ नहीं, अपनी चॉइस से भी कंपनीज जिसमें ग्रेजुटी वगैरह देती हैं, पेंशन देती हैं, बाय चॉइस अपनी मर्जी से, डिस्क्रिशन से भी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंसेंटिव का तरीका है। ठीक है, बात तो थोड़ी समझ, बाकी यहाँ अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। A profit sharing scheme offer employees a certain portion of the entity's profit. कैसी लगेगी आपको एक ऐसी कंपनी जो इस तरह कर रही है? एक एम्प्लॉय बन के सोचो ना फिलहाल, CFO बन के सोचो, अभी बीच में एम्प्लॉय नहीं है। The size of this offer, लेकिन इस तरह के मशवरे ना कहीं देना शुरू कर दीजिएगा, और सर रहने दे सर, वर्कर्स को रहने दे सर, इन्हें बस पार वगैरह दे दिएगा, असल तो काम हम करते हैं, मिलजुल के खाएं सर। ऐसे ही ना, मतलब सबको ही अच्छा हो गया, उन गरीबों को अच्छा लगता है यार प्रॉफिट में सर। नहीं उस तरह के आइडिया ना दें, इस तरह के तो आइडिया दें, इस तरह के देने चाहिए आपको सर। ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस भी होनी चाहिए। क्या करना है इतना सारे शेयर होल्डर्स को देके आपने? The size of this offer is related to the designation, ये definitely designation से linked होता है, और definitely discuss designation जो higher है उसको ज्यादा comparatively मिल रहा होता है, and also the length designation भी, और secondly एम्प्लॉय कितने अरसे से ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई 20 साल से तो उसका शायद ज्यादा बनता है, जो नया आया है उसका कम सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डेजिग्नेशन भी देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि कितने अरसे से कोई एम्प्लॉय है। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विल पे ओनली व्हाट इट कैन अफोर्ड टू पे आउट। अंडरलाइन करो, मतलब इसका ये है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एक है ना कि मतलब आदमी बोनस दे रहे हैं, यूनिट्स का बोनस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बाद में पता चला हमारे लिए बचा कुछ नहीं, बोनसेस देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चलेगी। लेकिन इसका फायदा क्या है? प्रॉफिट होगा तो तकसीम कर लेंगे, खुदा ना खासा प्रॉफिट ही नहीं होगा, सबको पता है प्रॉफिट नहीं है, लॉस है फिर नहीं देंगे, तो अफोर्ड कर सकते होंगे तो देंगे ऐसे। और सच स्कीम्स कैन बी ऑफर्ड टू इनडायरेक्ट लेबर एज वेल। हम कहते हैं ये जो कितने घंटे बचाए, कितने यूनिट्स बनाए, ये तो कौन लोग हैं?
डायरेक्ट लेबर है, तो उनको तो इस तरह से इंसेंटिव दिया जा सकता है कि नंबर ऑफ यूनिट से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस या आर से। लेकिन अगर बेचारा कुछ फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो इस तरह से है ही नहीं, जो वो यूनिट बना ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ या सुपरवाइजर है जो इस तरह से डायरेक्टली आर्स या यूनिट्स के साथ लिंक नहीं है, तो उस बेचारे को भी फिर उस तरह से अगर बोनस देंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट स्कीम्स चला देंगे तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय सारे कवर हो सकेंगे, देयरफॉर सब खुश रहेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात क्या है? तो इनमें जरा की वर्ड्स रखा है, अगर अंडरलाइन कर लें वो मैं ऊपर वर्ड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन विल पे इफ इट कैन अफोर्ड। सेकेंडली सच स्कीम्स कैन बी ऑफर्ड टू, डेजिग्नेशन का मतलब होता है सीएफओ, मतलब सुपरवाइजर मैनेजर ऑफ द। डिसएडवांटेज से employees may be putting in their best effort, yet organization might still incur losses on account of issues beyond the control of the employees. Employees दिन रात लगे हुए हैं, आपने अनाउंस कर दिया प्रॉफिट की बेस पे इंसेंटिव मिलेगा, वो बेचारे दिन रात एक कर दिए होंगे, उन्होंने ठीक ठाक मेहनत की, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम कर दी, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गई, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों की नेग्लिजेंस की वजह से सेल नहीं हो सकी अच्छी। इनकम स्टेटमेंट रखा जाए तो देयरफॉर अल्टीमेटली नुकसान हो गया। तो मेहनत की किसी ने ठीक ठाक, लेकिन किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट जो है लॉस हो गया, तो वो बेचारे भी मायूस होंगे और अगली दफा फिर कहेंगे यार इनका क्या पता, रहने दो, मोबाइल ही इस्तेमाल करो। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज जब बहुत ज्यादा मेहनत करें अल्टीमेटली प्रॉफिट ना आने की वजह से उनके, और कुछ ऐसे इश्यूज उनके कंट्रोल में भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई, रेंट्स बढ़ गए, लोन लेने की वजह से फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ गए, तो फर्क पड़ेगा इससे, खर्चे बढ़ गए जो उनके कंट्रोल में नहीं है और उससे फिर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। ठीक है, तो इससे बेहतर हो गया यार, पिछले दफा बेहतर था, घंटों के हिसाब से दे देते हैं यार, ये हमें किस चक्कर में डाल दिया। फिर दूसरे अकाउंटेंट भी होते हैं मेरे जैसे, जब प्रॉफिट को लॉस में लाना और लॉस को प्रॉफिट में लाना समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 2 सर, इट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सर, ये भी बड़ा एक अहम मसला। प्रॉफिट कब होगा सर, नहीं मतलब ईयर एंड पे पता चलेगा प्रॉफिट क्या होगा, मेहनत पूरा साल करनी पड़ेगी, पूरा साल इस उम्मीद पे मेहनत, इंसान मोटिवेशन लूज कर देता है। पहले पहले दिन सबका दिल करता है कि पढ़े यार, पढ़े पढ़े पढ़े, लेकिन जब वो रोज ही पढ़ना पड़ता है तो बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, डेली पढ़े, इंसान अपनी कमिटमेंट लूज कर जाता है। एक ये है ना कि मतलब आज का काम किया, आज का इंसेंटिव मिल के घर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो कल सुबह दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी फिर शुरू हो, डेली मिलता रहे तो अच्छा लगता है, अब वरना आप साल तक इंतजार करना पड़ेगा, इतनी साल मुसलसल एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट मिलेगा, और अगर फिर भी ना मिले अगले साल और मुश्किल हो जाएगा। इट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन इज आस्किंग फॉर, एम्प्लॉइज हैव टू वेट फॉर द बोनस टिल द ईयर एंड, द रिवॉर्ड इज, इसके फायदा भी हो सकता है नुकसान भी है, तो फवायद क्या है, जरा अपने लफ्जों में जरा बोलो। नहीं, फायदा एक है कि होगा, अफोर्ड कर सकते होंगे तो देंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो डेफिनेटली सबको पता है लॉस, डायरेक्टली एम्प्लॉइज के साथ साथ इनडायरेक्ट को भी कवर किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉइज ने अपनी पूरी एफर्ट की, एम्प्लॉइज पुटिंग इन द बेस्ट एफर्ट, however still there is a loss because of the factors not in control of the employees. Yes, Number 2, it is a long term commitment and as the employees have to wait till the end of the year. तो डेफिनेटली ये कोई जुमला एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ इसमें से की लफ्ज जहन में आ जाए तो सेंटेंस आप अपना बनाएंगे। समझ तो आगे प्लीज। लास्ट वन सर, नंबर 5, शेयर इंसेंटिव स्कीम, ये ऑनलाइन सोर्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देन सर शेयर इंसेंटिव स्कीम, ये मैंने शायद आपको कल भी एक आइडिया दिया था, आपको टेक्स्ट में पढ़ा हुआ था। शेयर ऑप्शंस दी जाती हैं जिसमें एम्प्लॉय का एक राइट होता है कि वो शेयर खरीद सकता है और कंपनी में ओनर बन सकता है, ऐसे ही। The share incentive scheme is where the employee of the company are given an option to acquire the shares as an incentive. Option
to acquire the shares as an incentive. In this way, employees' morale rises, so does their loyalty. मोरल क्या चीज है? मोटिवेशन बढ़ जाती है, उससे फिर क्या होता है? उनकी कमिटमेंट बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। वो कहते हैं ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी है, तो मेरी है, बल्कि मेरे पास अगर शेयर है तो मेरी कंपनी है। ड्यू टू द फीलिंग दैट दे नाउ हैव अ स्टेक, कंपनी में हिस्सेदार है। कल क्या लफ्ज बताया था आप लोगों ने स्टेक का? नहीं, हिस्सा ठीक है, वो दाव पे लगा। हिस्सेदार है बन गए, अपनी कंपनी हो गई। कैसा लगेगा कि आपको कोई कंपनी अपने शेयर्स आप लोगों को देना शुरू कर दे? अच्छा लगेगा, अपनी कंपनी हो गई, मैं अपनी कंपनी में जा रहा हूँ। देखिए फीलिंग है अपनी कॉलेज। हाँ ठीक है, मैं अपनी कंपनी में जा रहा हूँ, मेरी कंपनी है। ठीक है सर, चाहे हो एक ही शेयर, लेकिन फीलिंग अच्छी है। तो अच्छी फीलिंग देने के कितने तरीके पढ़े हमने? 5 हो गए सर। नंबर 1 हाइडेरिक सिस्टम, नंबर 2 इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स, नंबर 3 ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। आए एक सवाल और करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नहीं, बोनस शेयर और चीज है यार। बोनस शेयर तो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। शेयर होल्डर्स की यहाँ बात नहीं हो रही, एम्प्लॉइज की बात हो रही। बोनस शेयर्स किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे हैं, वो तो शेयर होल्डर्स को इंसेंटिव है। एम्प्लॉइज को इंसेंटिव शेयर ऑप्शंस की शक्ल में, एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स जो है। जी सर, आईबी कंपनी मिल गया। A manufacturer and supplier of specialized equipment is currently engaged in producing the new equipment. The company has been producing 150 units per week of new product. Factory overheads, which is all fixed, was 12,000 per week. Following is a schedule of the pay rates of 3 workers. Name of the workers? Sami Ali Parvez. उनके hourly rates sometimes different हो सकते हैं depending upon their skill. ठीक है, तो रेट्स है 60 से 80 है, 70 hourly rate है। Customers have been calling in for additional units, but the management doesn't want to work more than 40 hours per week. मैनेजमेंट नहीं चाहती कि 40 घंटों से ज्यादा काम किया जाए। कस्टमर्स की कॉलें आ रही हैं, यूनिट्स मांग रहे हैं वो, लेकिन हम चाहते हैं कि 40 घंटों से ज्यादा एक हफ्ते में काम ना किया। To motivate its workers, company decided to introduce an incentive wage plan. Under the plan, the workers would be paid a base rate per hour as shown in the following schedule. Above schedule or following schedule? And a premium of 10 per unit. अब यहाँ premium means क्या होगा? Extra, like bonus. When the total number of units exceed, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा एग्जामिनर, सिर्फ एक्सीडिंग यूनिट्स पे नहीं, बड़े ब्रैकेट। देना कब है? देना कब है? देना कब है? 150 से एक्सीड करेंगे, लेकिन देना किन पे है? सारों पे। अब डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, हो सकता है बोनस स्कीम सिर्फ ये होगा जो एक्स्ट्रा बनेंगे उस पे 150 से एक्स्ट्रा बनेंगे, लेकिन बड़ी द स्टोरी है। मैं देना कब है? अगर 150 से एक्सीड कर देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग द ब्रैकेट सब पे देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब वो फॉलोइंग स्केड्यूल भी कहा गया। समी अली एंड परवेज, एक ऊपर रेट था। अब बेस रेट से क्या मुराद है? इस तरह के वर्ड्स को कुछ जहन में ट्रांसलेशन बना। हाँ जी, कम से कम बेसिक, बेस ये तो देना ही है। और फिर जितने ज्यादा वो यूनिट बना लेंगे, अगर 150 से ज्यादा बना लेंगे तो उनका 10% प्रीमियम भी देना है। ठीक है, बेसिक सही है वर्ड बोला वैसे आपने। बेस कम से कम का मिनिमम वेज जी बेसिक करना। As a result, the production increased
चलिए शुक्र अल्लाह। कितने यूनिट्स हो गए सर? 165 तक पहुंच गए। बोनस आ गया बीच में? Yes, sir. The supervisor studied the result and considered the plan too costly. तो सुपरवाइजर साहब बीच में आने का, ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड 10%। कैलकुलेटर उठाएं, पता है वो 10% कैसे बताया उसने? नहीं 10% उसने कहा है कि तो 10% बना कैसे? हाँ जी, पहले कितने बन रहे थे? 150 में कितना इजाफा हुआ? 15 यूनिट्स, 15 बटा 150 या सीधा 150 इंटू 1.1 बन गया 10% इजाफा। But the labor cost has increased by 23.2%। ब्रैकेट कैसे कैलकुलेट की गई है फिगर? As compared with the original labor cost। तो एक मिनट जरा मैं रिक्वायरमेंट तक आने पर एक्सप्लेन करता हूँ। सुपरवाइजर साहब कह क्या रहे हैं? प्रोडक्शन 10% इंक्रीज। हाँ जी, वो कहता प्लान बहुत कॉस्टली पड़ा, प्रोडक्शन में 10% सिर्फ इजाफा हुआ है और लेबर के खर्चे में 23.2% खर्चा का इजाफा आ गया एज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल लेबर कॉस्ट। अगली लाइन, the supervisor requested permission to redesign the plan in order to make the labor cost increase proportionate to the productivity increase। अब वो इजाजत मांग रहा है कि जी ये इसको जरा रिकंसिडर करके देखते हैं ताकि खर्चा जितना बढ़े उतनी ही प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हो। हमने क्या करना? रिक्वायरमेंट 1, रुपी अमाउंट ऑफ 23.2% लेबर कॉस्ट इंक्रीज। क्या मतलब रिक्वायरमेंट? इसको रुपीस में चाहिए कि वो जो 23.2% उसने कहा है वो उसकी अमाउंट कितनी है? यस सर, रुपीस। मतलब लेबर कॉस्ट में इजाफा कैलकुलेट करना शायद। यस सर। दोबारा ऊपर ढूंढे 23.2। ये 23.2 वही है ना लेबर कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है। तो वो क्या कहता है इस लेबर कॉस्ट में जो इजाफी अमाउंट है वो बताएं, रुपी अमाउंट। जी जी ठीक है, वो तो कर लेंगे, मतलब पहले रिक्वायरमेंट अगर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। हमें क्या कर लेना चाहिए? पुरानी कॉस्ट क्या है, रिवाइज कॉस्ट क्या है, उनमें शायद डिफरेंस लगेगा। ओरिजिनली कॉस्ट क्या आ रही थी, अब कॉस्ट क्या आ रही है, क्या हमें पता चलेगा कितना इजाफा हुआ? और उस इजाफे की परसेंटेज उसने बता दी है, रुपीस हमसे मांग रहे। ब्रैकेट में थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम। लेकिन ये बड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ, करें पहले यही करें। ओरिजिनल कॉस्ट कंटेंट लगा नहीं वो आप जैसे कहेंगे, आप जैसे कहेंगे, मैं अब जैसे आप कहेंगे मैं मानूंगा, क्योंकि परसेंटेज अब आपको पता। करें कैसे ये आप बताएं। एक ओरिजिनल कॉस्ट निकालो। ओरिजिनल कॉस्ट डेफिनेटली बटा मींस एग्जिस्टिंग कॉस्ट। ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कॉस्ट करवाएं। थोड़ी सी हिम्मत करने एक और सवाल हो रहे बीच में। समी बताएं, हिम्मत करनी है, ढूंढना रटा इधर इर्द गिर्द कुछ इंटू भी होगा। नहीं यार 150 आर्ली रेट है, 150 तो हो ही नहीं सकता। आर्ली रेट है 150 तो हो ही नहीं सकता। 150 के वो तो यूनिट्स है। 40 कहाँ से आ गया बीच में? आवर्स पर वीक, एक वीकली बहस लग रही है। 150 यूनिट भी पर वीक है। ये 60 ठीक है जी, 60 के समी का रेट है और 40 घंटे है। अली 80 into 40, ये 40 मिल गया सबको? यस सर। 3200 पर बेस नहीं, एक पूरी एग्जिस्टिंग है फिर एक रिवाइज प्लान है। मैनेजमेंट इज मोटिवेटिंग, ये ओरिजिनली खर्चा हो रहा था
वो भी होगा। अभी कौन सी वर्किंग कर रहे हैं आप? ओरिजिनल एग्जिस्टिंग। परवेज साहब सर 70 into 40 2800. 8,400। Any bonus in the existing situation? No sir। नहीं लग रहा। What is 8400? Total cost, labor cost। Total labor cost in existing situation. Yes sir। ठीक है, ठीक है सर। Yes sir। Revised. एक समी के बाद में बाकी आपके लिए आगे इकट्ठे हो जाते हैं। समी कैसे करूं? हाँ जी ठीक है। अभी 35 क्या है अब? अभी भी पर आवर रेट है नहीं? बेस रेट पर आवर ऊपर ढूंढेंगे। अंडर द प्लान वर्कर्स वुड बी पेड अ बेस रेट पर आवर, मिला क्या? एंड अ प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम किसका देना? पर यूनिट। हिम्मत करें बताएं समी की वर्किंग। जी समी सर जी समी एनीबॉडी समी प्लीज assume it's semi 40। जी जी कर लेते हैं, वो भी तरीका हो सकता है, मतलब एक सिंपल वर्किंग करना डेफिनेटली हो सकता है। जी सर जी समी नो समी का रेट इंटू 40 प्लस हिम्मत 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 हिम्मत। ये यहाँ तक क्या है? बेसिक वेज आ गई 40 आवर्स की, लेकिन क्या कोई प्रीमियम भी है? किसका? फिगर बोले। हाँ जी ठीक है, 10 पर यूनिट हो गया 165। सिर्फ 15 पे देना, एक्स्ट्रा 15 पे देना या सारों पे देना? बोले सही फिगर। 165 इंटू 10। सोचो नहीं आने दे जितना भी आता है यार, क्या हो गया एम्प्लाई को गरीब को, क्या हो थोड़े से ज्यादा मिले क्या होगी? वो 35 रुपए भी तो करनी है 60 से यार। ना करना है ना करना, अभी देखते सही होता है क्या। पहले क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई कर लें। ये मैंने कल भी कहा था कि कोई ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई टेक्निक नहीं है, ये तो डाटा पढ़ना है, ये तो बोनस कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फिगर्स कोई भी हो सकती है, इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। जी सर सनी 3050। एक सेकंड अपने आप को समी जहन में रख के जरा देखें कैसा लग रहा है। तो आप समी है सर, अब अली बने जरा। 55 into 40, what is 40 plus 165 into 10 3850। नहीं समझ आ रहा? करे फाइनल परवेज। ठीक है लिख लें। बेस रेट पर आवर मिस्टर शहाब, बेस रेट पर आवर है और प्रीमियम 10 रुपए पर यूनिट है, और मिलना कब है? अगर 150 से ज्यादा हो जाए तो 150 से ज्यादा तो है, और मिलना किस पे? सब पे। ठीक है सही जी, और ग्रुप की भी अर्निंग आ जाएगी। नहीं इस तरह से बेस रेट पर आवर ईच एम्प्लॉई है, ईच एम्प्लॉई है, पूरी तरह से जालिम बन गए। द वर्कर्स वुड बी पेड अ बेस रेट एंड अ प्रीमियम। ग्रुप तो नहीं, ग्रुप तो नहीं, द वर्कर्स आर पेड। ये भी हो सकता था ग्रुप को इकट्ठा 10 रुपए मिलना और बाद में डिवाइड होना। सेंडर्स पड़े गौर से। जी ठीक है, मतलब अब फिगर तो सॉल्व कर लेंगे, अब फिगर सॉल्व करना सही है। 19 अब निकालनी है, पता नहीं कैसे। उसका ये प्रूव करें जी वो जो परसेंटेज, ठीक है कैसे?
जी मिस्टर शाह जरा परवेज करवा दें 45 into 40 क्या आंसर बनता है जी इस प्रवेश का फाइनली 3450 टोटल की जगह 10350 प्रूव कर लें अमाउंट कितनी डिफरेंस है सर 1950 नहीं क्या है ये 19250 डिफरेंस मींस इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट अच्छा एक तो एंगल से मेरी बात पूरी सुनना जरा 1950 रुपीज है और रुपीज ही हमने निकालने हैं ठीक है लेकिन जरा सही फाइनल कर लें जरा परसेंटेज बनी कैसे होगी 1950 डिवाइडेड बाय बोले 8400 1950 पुरानी कितना इजाफा हुआ है पिछली कॉस्ट की बेस पे ठीक है तो 23.2% एक लेकिन डेफिनेटली ये भी किया जा सकता था मैंने आपके सामने जरा वर्किंग करने की कोशिश की है 8400 कैलकुलेटर पे लिखें मल्टीप्लाइड बाय 1.232 या सीधा इजाफा आ जाएगा ठीक है 10350 आ जाएगा कैसे बोलना है जरा कैसे किया मैंने 8400 इंटू अच्छा वो वैसे 1 पॉइंट कर करेंगे तो पूरी अमाउंट आ जाएगी और मेरा ख्याल है सीधा 23.2% करेंगे तो क्या आ जाएगा वो 1950 भी आ जाएगा तो खैर 1950 समथिंग तो ये भी असल में ये निकालना था हमने तो अल्टरनेटिवली इस तरह भी हो सकता था तो मैंने वर्किंग आप लोगों से इसी करवाई है कि मुझे खतरा था कि असमी प्रवेश वगैरह में गलती ना हो ये कर लें फिर सॉल्व और करके भी लिखें ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया डन है सर हाँ एक नंबर 2 पढ़ो लिख लो अच्छा रिक्वायरमेंट 2 पढ़ेंगे जिनने कल लिखे कोई हेल्प करेगा भाई ये बात उसकी सही है मल्टी रिक्वायरमेंट सुपरवाइजर साहब ये कह रहे हैं कि वेज प्लान कॉस्टली है यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है लेकिन वो आपसे फिर ये भी पूछा है कि बट अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड तो ये वाली बात भी जरा लॉजिकली मेरे साथ साथ रही है यहाँ तक तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि वेज बढ़ गई है लेकिन क्या सिर्फ वेज बढ़ जाना देखना चाहिए या इसका फिर फर्क उसके बाद हमें ओवरहेड्स पे भी देखना चाहिए तो ओवरहेड्स की तरफ जरा एक मिनट जाए जरा इस डेटा में है इंफॉर्मेशन एक 12,000 पर वीक फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है तो इधर से भी कुछ सेविंग हो जाएगी मैं छोटी सी कुछ 2-3 वर्किंग्स बोलूंगा वो आप काइंडली पहले कैलकुलेटर पे कर लें मैं भी लिख के दिखाता हूँ मसलन 12,000 को 12,000 डिवाइड बाय क्या करें नहीं 12,000 ओरिजिनली डिवाइडेड बाय क्या होगा 150 तो पर यूनिट बना समथिंग 80 लेकिन रिवाइज सिचुएशन में क्या 12,000 टोटल एज इट इज रहेगा टोटल एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय 165 करें तो ओवरहेड्स में तो पर यूनिट में सेविंग नहीं आ जाएगी एक और काम करें जरा ओरिजिनल कन्वर्जन कॉस्ट जरा सॉल्व करें कहीं नहीं एक मिनट ओरिजिनल कन्वर्जन कॉस्ट बोला मैंने 8400 क्या है 8400
हाँ जी, लेबर कॉस्ट ओरिजिनल जमा 12,000 136 डिवाइड बाय 150 150 136 136 एग्जाम में मैं रख लेता हूँ, अभी लिख लेते हैं। अब आप रिवाइज सिचुएशन में जरा देखें 10350 10350 लेबर कॉस्ट प्लस 12,000 सेम रहेगा yes sir डिवाइडेड बाय 165 अप्रोक्सीमेटली 135.25 तो इधर जाके थोड़ी सी मेरा ख्याल है कमी हो गई है, ओवरऑल कमी हो गई है। yes sir तो सिर्फ आइसोलेशन में लेबर कॉस्ट नहीं देखनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट हमें शायद ओवरहेड्स पे भी देख के कोई कन्वर्जन कॉस्ट फाइनली देखनी चाहिए। तो पहले ये वर्किंग लिखते हैं, फिर उसने हमसे एक दो फैक्टर्स और भी तो वो भी जरा क्या हो सकता है लिखते हैं। एक स्केड्यूल सा बना लें, स्केड्यूल एनालिसिस जरा सारी फिगर सामने आ जाएंगे। ओरिजिनल प्लान या एग्जिस्टिंग क्या नाम दिया exist एग्जिस्टिंग सिचुएशन एग्जिस्टिंग करवा दे एक मिनट जरा, मैं बात पूरी करूं फिर आप लिख लेंगे। एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड रिवाइज सिचुएशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में लेबर कॉस्ट क्या है 8400 रिवाइज सिचुएशन में 15350 फिर यहाँ एक नहीं आप पर यूनिट भी बना लीजिएगा ताकि वो सारी पिक्चर जरा सामने आ जाए। मुझे पूरा करा दें एक मिनट। ओवरहेड कॉस्ट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 12,000 रिवाइज सिचुएशन में वाई सेम फिक्स्ड है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 2400 8400 है। कन्वर्जन कॉस्ट दोनों प्लस हो रहे हैं 20,400 अच्छा 2400 और रिवाइज सिचुएशन में 22,350 कीजिएगा 2235 ठीक। yes sir अब मुझे जरा पर यूनिट बनाना 56 ठीक है, नहीं मैं बना ले मतलब मैंने फिगर्स आपके सामने लिखे हैं तो पर यूनिट निकालना। अब डेफिनेटली सबके पर यूनिट निकालना जरूरी नहीं है, शायद अगर आप ओवर कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट तक निकाल लें तो फाइनल डिसीजन उसकी बेस पे। लेकिन आपके सामने जरा एग्जैक्टली आ जाएगा कि यकीनन लेबर कॉस्ट पर यूनिट तो बढ़ी है शायद, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कम होने से कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट फाइनली कम होगी। तो ये कम करने कंप्लीट करें। अब वन सेकेंड ये एक वर्किंग सॉर्ट ऑफ है, वैसे मेरा पूरी इस तरह को समझ आई मैंने इस तरह लिख दी। अगर आपको लैंडस्केप में बनाना चाहे तो यकीनन ये कोई साइंस नहीं है। तो ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें तो यकीन आप रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन हर चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो छोटी छोटी चीजें भी साथ साथ फाइनल करनी है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 56। आप करें कंप्लीट, मैं वैसे लिख लेता हूँ 80 136। ये मैंने वैसे बीच में वर्किंग्स लिखी, मेरे ख्याल कहीं एक जगह लिखना है बस आप। $62.8 labor cost per unit increased, overhead cost per unit decreased comparatively, with the effect here that approximately
ठीक है, तकरीबन ये डिफरेंट है। बेटा कन्वर्जन कॉस्ट है क्या? कन्वर्जन कॉस्ट है लेबर प्लस ओवरहेड। प्लीज कन्वर्जन कॉस्ट कैसे कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये तो चीजें फाइनल करना है यार कम से कम। ये ठीक है बेटा प्लीज। 8400 प्लस 1200 और डिवाइड बाय 150 करके फिर पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट रिवाइज। देखिए इसी तरह सही तरह कंक्लूड कर लें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब हमें शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। तो मैं जरा लिख देता हूँ, बोल तो मैंने दिया था पहले भी, दोबारा थोड़ा सा लिखना, फिर आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। बात शायद फिर ये है, मैं जरा एक दफा दोबारा पहले बोल दूँ सबने। नंबर एक के ये जो डिसीजन है, अगर वेज प्लान आप बना रहे हैं तो वेज प्लान यकीनन बनाने से हो सकता है आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन साथ ही आपने फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी ओवरहेड कॉस्ट चेक कर लेनी है। और फिर अगर फाइनली कन्वर्जन कॉस्ट कम हो रही है तो कोई हमें हर्ज वाली बात नहीं है कि अगर एम्प्लॉइज का एक्स्ट्रा मिल जाए तो डिसीजन शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ कि लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट पे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर एक ये। सेकेंडली उसने फिर आपसे ये भी शायद सजेशंस पूछी हैं, क्या था वर्ड्स? अदर फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। अब अदर फैक्टर्स के ऊपर जरा क्वेश्चन बनाए, एम्प्लॉइज हम सॉरी कस्टमर्स हमें कॉल्स कर रहे हैं तो यकीनन वैसे इसमें बहुत ज्यादा भी सेविंग नहीं है, जरा इन फिगर्स को देखें 136 तकरीबन ₹0.5 सेव हो रहा है, ठीक है कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आधा रुपया भी बच जाए और कस्टमर्स के ऑर्डर भी एक्सेप्ट हो जाए तो ये शायद एक एडेड बेनिफिट है। कुछ इधर थोड़ा बहुत चले, अगर बच भी रहा तो चल बच भी है, लेकिन अगर कस्टमर ज्यादा आप कैटर कर रहे हैं वो भी शायद आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए अच्छा है। सेकेंडली हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्प्लॉइज जब काम करेंगे तो एक लर्निंग का इफेक्ट भी आ सकता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है उनके और प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए। तो सिर्फ एज इट इज ये अमाउंट्स देखने के साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन से हो सकते हैं स्टोरी में, कि कस्टमर्स टाइमली चीजें ले पा रहे हैं, हम उन्हें टाइमली कैटर कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा हम उन्हें बेच लेते हैं, एक तो हमारा और वॉल्यूम बढ़ रहा है, और सेकेंडली फिर हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्प्लॉइज की लर्निंग में और इजाफा हो जाए, उनकी मोटिवेशन की वजह से उन्हें मिल रहा है, उन सबको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, ये भी देखें, तो एक्स्ट्रा पैसे मिलने से शायद वो मोटिवेट हो जाए और फ्यूचर में और उनकी लर्निंग बढ़ने से शायद अल्टीमेटली और सेविंग हमें हो जाए। ठीक है, तो यही बातें जो मैंने की हैं जरा मैं लिख भी देता हूँ, आप भी जरा चलें साथ ही लिख लेंगे। डिसीजन ऑफ बोनस प्लान। फिर लेकिन एम्प्लॉइज, हाँ अगर ये भी पता चले कि एम्प्लॉइज पहले वेस्टेज ज्यादा कर रहे थे और अब हमने वेस्टेज कमी पे भी कोई इंसेंटिव देना चाहा है तो यकीनन वो भी बात हो सकती है। Decision of bonus plan should not only be on the basis of labor cost, we should consider we should consider impact on conversion cost. ठीक है, डेफिनेटली ऑलवेज ठीक है।
हाँ मतलब ठीक है, लेबर कॉस्ट भी निकालना है, ओवरहेड कॉस्ट भी, अब फिर फाइनल डिसीजन शायद इसी की बेस पर होना चाहिए, वरना फिर वो आइसोलेशन में हो जाएगा। हो सकता है जो लेबर कॉस्ट में इजाफा है वो ओवरहेड कॉस्ट में कमी की वजह से नेट ऑफ हो जाए। अल्टीमेट इफेक्ट देखना चाहिए। वी शुड कंसिडर इम्पैक्ट ऑन कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो पहली बात ये होगी। इन एडिशन we are able to meet the customer requirements. Which is an extra benefit. एक भी खतरा रहेगा कि अगर आप उसे नहीं यार हम नहीं एक्स्ट्रा दे सकते, तो उसे को जो एक्स्ट्रा देगा वो सारी उधर ले जाए, जो हमसे भी ले रहा होगा उधर ही ले लेता हूँ। तो अगर हम उसकी डिमांड को कैटर कर पा रहे हैं तो शायद हमारा ही बना रहेगा। We are able to meet the customer requirements, which is an additional benefit. Additional benefit मैंने इस से कहा कि थोड़ी सी कन्वर्टिंग कॉस्ट भी बच रही है। In the long run, maybe in the long run there may be an effect of, there may be extra cost saving, because curve. डेफिनेटली अभी एक सेंटेंस मैंने बनाया, आपके वर्ड्स अपने हो सकते हैं, मैंने दो तीन बातें आपके सामने रखी। इन द लॉन्ग रन देयर मे बी एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग बिकॉज ऑफ लर्निंग कर्व। क्या होती है सर लर्निंग कर्व? ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या बोलो? कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा किसी का? चलिए सर पेज नंबर 2 लाइन पे अंदर लर्निंग कर्व थ्योरी में भी 2 पॉइंट्स जरा थ्योरेटिकली पता होने चाहिए, फिर एक क्वेश्चन कम से कम पढ़ लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 239 लर्निंग कर्व थ्योरी से जरा दोबारा y का फार्मूला ही सुना देंगे। a इंटू एक्स b का फार्मूला r लिखना कैसे उसमें डेसिमल्स में, y बताता क्या है? नहीं कम्युलेटिव एवरेज टाइम कम्युलेटिव एवरी टाइम पर लास्ट कॉलम बताता है, लास्ट कॉलम यूनिट्स टाइम ऑफ कंसर्न यूनिट, टोटल cumulative टाइम ऑफ द ऑल यूनिट्स कंसर्न एंड फाइनली cumulative एवरी टाइम पर यूनिट बताता है y को। फिर आपने फॉर एग्जांपल अगर 6 रख के वर्किंग की है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करके टोटल टाइम आएगा। अब लर्निंग कर्व थ्योरी कैसी लगी आपको? अच्छी ठीक है, लेकिन इसकी कुछ assumptions भी हैं, आप कह लें कि अगर लर्निंग कर्व थ्योरी ने अप्लाई होना है तो उसमें कुछ assumptions रख के हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? when learning curve can apply, जरा पेन हाथ में रखना, जरा 2 पैराग्राफ्स पर। when learning curve can apply, नंबर 1 लेबर इंसेंटिव बिजनेस होना चाहिए, इंटेंसिव, सॉरी लेबर इंटेंसिव से मुराद है एम्प्लॉइज की एफर्ट से काम हो रहा हो। लेकिन अगर मशीन इंटेंसिव हो, मशीन इंटेंसिव से मतलब होता है मशीनें लगी हुई, ऑटोमेटिक है, फैक्ट्री ऑटोमेट हुई है, तो मशीनों पे लर्निंग भी होती है, एम्प्लॉइज लर्न करते हैं। तो अगर आपकी मशीनें, आपका बिजनेस जो है मशीन इंटेंसिव है, मशीन इंटेंसिव का मतलब ज्यादा मशीनों से काम हो रहा है, लेबर इंटेंसिव का मतलब फिर क्या होगा? एम्प्लॉइज ज्यादा, मतलब अपने हाथ से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तभी ये लर्निंग कर्व अप्लाई हो सकेगी।
और अगर ऑटोमेटिक बिजनेस है, ऑटोमेट हुई हुई फैक्ट्री, मशीनें ऑटोमेटिकली चल रही, बटन दबाया बस चल गई मशीन, ठीक है, तो वहां लर्निंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकेगा। सही है गलत? फिर प्रोडक्शन यूनिट्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं, एक ही मतलब एक ही जैसे, मतलब ये चेयर अगर है तो यही चेयर यही चेयर यही चेयर, डिफरेंट चेयर्स नहीं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल चेयर का साइज भी डिफरेंट हो जाए या चेयर का मॉडल कह लें या उसका जिस तरह डिजाइन चेंज हो जाए तो एक नए सिरे से गेम शुरू हो। एक ही चीज मुसलसल पेप्सी की बोतल बनी जा रही है लेकिन वो मशीनों में बन रही है बस, लेकिन वैसे मैंने एक ही जैसी चीज बनी जा रही एक ही जैसा मोबाइल, लेकिन एक जैसा फुटबॉल सही है, वो फुटबॉल इंडस्ट्री में तो वो हाथ से शायद सीए जाते हैं, तो एक ही जैसा फुटबॉल, लेकिन अगर डिफरेंट डिजाइन का फुटबॉल हो जाए तो फिर उसके लिए एक जीरो से शुरू होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर एक ही फुटबॉल एक ही डिजाइन का फुटबॉल बार बार बनता जाए तो फिर ही ये लर्निंग कर्व एप्लीकेबल हो सकती है। तो सेकंड असम्पशन क्या है या सेकंड रिक्वायरमेंट क्या अप्लाई करने के लिए, आइडेंटिकल यूनिट्स होने चाहिए। फिर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, लो लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय था, उसने आज सीखा, वो कल छोड़ गया, तो क्या जाते हुए अपनी लर्निंग साथ ले जाएगा? तो नया एम्प्लॉय जीरो से फिर शुरू होगा। तो लो एम्प्लॉय टर्नओवर अगर होगा तभी लर्निंग जारी रहेगी। सही क्लियर? नो प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक्स इन प्रोडक्शन। अगर मैं आपको आज कहूँ एक बीआरएस जेन बनाए बचपन में, होपफुली इस जमाने में बीआरएस आपने करनी शुरू की थी, वो बीआरएस जल्दी हो जाता था अगला सवाल, लेकिन मैं अगर आपको आज एक बीआरएस का सवाल पकड़ा दूं तो उस वक्त जितनी मर्जी लर्निंग हुई थी, अब जरा गैप आ गया, तो टाइम गैप आने से भी इंसान चीजें भूल जाता है, ठीक है। तो नो प्रोलॉन्ग मतलब एम्प्लॉय छोड़ के तो नहीं गया, खुदा ना खास्ता मेडिकल लीव पे चला गया 6 महीने, तो जब दोबारा वापस आएगा तो ये नहीं कि वो वैसा का वैसे ही लर्न वापस आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसे दोबारा फिर टाइम देना पड़ेगा, फिर लर्निंग बहाल होगी, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कंपैरेटिवली कम टाइम लगे। मतलब बीआरएस की अगर बात हो रही, मैं अगर आपके सामने एक पेज रख लूं कि यार 20 मिनट में बीआरएस रिवाइज कर रहे हैं, तो शायद कंपैरेटिवली आपको याद आ जाए, लेकिन बहरहाल ये कहना कि इस वक्त भी आपको एग्जैक्टली याद है, ये ज्यादती है, ये अनएक्सपेक्टेड है, और डेफिनेटली अगर कोई एक्सपेक्ट करे तो वो ज्यादती करे। तो नो प्रोलॉन्ग बीआरएस के अलावा कर लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम तो हुई। तो लर्निंग कर्व अप्लाई कब हो सकती है? नंबर 1, लेबर इंटेंसिव हो, आइडेंटिकल यूनिट्स बन रहे हो, एम्प्लॉइज ना छोड़ के जाते हो। लो लेबर टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉइज कम छोड़ के जाते हो, ये नहीं कि लोग आते जाते रहते हैं, कभी कोई आ जाता कभी कोई, तो डेफिनेटली लर्निंग का इफेक्ट खत्म हो जाए। और फिर ब्रेक्स ना हो, प्रोडक्शन में ब्रेक्स ना आ रही, मुसलसल एक काम जारी। देन से फिर कुछ असम्पशन है जी, amount of time required to complete a unit of the product or a given task will decrease, basic assumption है, definitely होगा तो होता है वैसे पढ़ेंगे। amount of time required to complete a unit of product will decrease every time the task is undertaken, होता है वैसे नॉर्मल, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली ये नहीं होगा। the unit time will decrease at a decreasing rate and the time reduction can be प्रेडिक्टेबल पैटर्न। वो जो हमने एक अगर लर्निंग रेट 90% हम निकाल लें तो क्या हमेशा फिर 90% ही ज़ूम करते हैं? लेकिन क्या ये हो सकता है कि 90% के बाद 85% हो जाए? ये ज्यादा लर्निंग है कम लर्निंग है? मतलब पहले 8 यूनिट्स तक 90% है, फिर उसके बाद 80% है, इस तरह की बात हमने कोई नहीं पढ़ी है। अगर हमारा रेट है तो फिक्स रहना, पहले पेज पर जाए रखें, नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी थ्योरी में नहीं। हमारा फर्स्ट पेज क्या कहता था? लर्निंग एज द cumulative output doubles, जरा पेज नंबर का बताओ, 209, एज द cumulative output doubles, cumulative टाइम पर यूनिट डिक्रीज हुआ फिक्स परसेंटेज, अगर वो 90 है तो फिर 90 ही है, 80 है तो 80 ही है, लेकिन क्या इसमें भी चेंज हो सकता है? हो सकता है, तो फिर ये हमारा फॉर्मूला ऑफ लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होगा। तो टाइम रिडक्शंस विल हैव अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। उल्टा पढ़ने जरा रिवर्स, एक एक जरा वर्ड को ढूंढने के कहीं, टाइम विल डिक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है,
और given task will decrease, time required to perform a given task will decrease every time the task is undertaken. तो एक नजर कम से कम पड़ जानी चाहिए, कोई ऐसी तो बी पढ़ के 2-3 नंबरों का आना चाहिए। तो व्हेन लर्निंग कर्व कैन अप्लाई जी, दोबारा बोलें। लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी लेबर इंटेंसिव हो, यूनिट्स आइडेंटिकल हो, लो लेबर टर्नओवर हो, प्रोलॉन्ग ब्रेक्स ना, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लें यार लर्निंग कर्व की। क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड एक क्वेश्चन है। produces plastic bodies of various appliances according to the customer specifications. It has received an order of 10,000 plastic bodies of a washing machine. 10,000 plastic bodies of a washing machine. The supply is to be made within 30 days. कितने दिनों में वापस सप्लाई देनी है? The following information is available. QPL carries out production process in a batches of 100. अब कितने बैच हो जाएंगे ये? इस तरह की वर्किंग होनी चाहिए सर। 100 बैचेस, 10,000 प्लास्टिक बॉडीज है और 100 यूनिट्स एक बैच, ईच बैच में 100 यूनिट्स है, तो 100 ही बैचेस होते हैं। कैसे वैसे बनाए आपने? 10,000 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स, 100 बैचेस। The cost of the first batch, direct material inclusive of ये आपने कर लिया दोबारा, टॉय लिखे साथ, डिसीजन मेकिंग टॉय, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ख्याल है। एक नजर देख के जरा बताइएगा, डिसीजन मेकिंग शुरू में जाएगा फर्स्ट चैप्टर। देख ला यार साहब, क्वेश्चन नंबर 6 ही है, टॉय पेज नंबर 59। तो कहानी एक दो बेटा फिर इसे देख के अब ये बात बिल्कुल फाइनल हो जानी चाहिए। और इस पर मुझे अगर टाइम ना भी मिल सका इस वक्त तो कहानी ये फिर आपने खुद से कंप्लीट करना है। मतलब प्लीज किया हुआ है, इसको देख के गौर से अब ये बातें बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल रेट 200 आवर्स एट द रेट ऑफ 220 क्या होगा ये रेट पर आवर। ओवरहेड्स एट नॉर्मल रेट 200 घंटे एट द रेट ऑफ व्हाट 150 पर आवर। ये क्या मिला हमें? हमें पर बैच, फर्स्ट बैच बल्कि कहना चाहिए, फर्स्ट बैच का खर्चा मिला। It is estimated that due to learning curve effect, completion of first, second, third and fourth batch would require respectively. This learning effect would continue till completion of किस बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा? 64th बैच का टाइम फिर कांस्टेंट हो जाएगा। लर्निंग इफेक्ट एट वेरियस लर्निंग लेवल्स इज एज अंडर 80%, 85%, 90% क्या गिवन है? नहीं क्या गिवन है यार, ये क्या गिवन है? ना करें ये बी गिवन है यार, बी गिवन है ऐसे ही। अब हमारा लर्निंग रेट क्या है? 80 है, 85 है, 90 है। 200 में 80 जी शुक्र आपने ये कह दिया, ऐसे लर्निंग थोड़ी आती है। ये पॉइंट नंबर 2 पे आ रही है, अगर पिछले पेज पे चला गया। ये लर्निंग एक मिनट नहीं लर्निंग हो रही है सर, डिक्रीजिंग पैटर्न पे हो रही है। मैंने पूछा लर्निंग रेट क्या है, लर्निंग रेट उसने बताया नहीं। और टी नहीं है ये, ना जुल्म करें, ये नहीं है, ऐसे थोड़ी लर्निंग आती है। लर्निंग रेट का पता कैसे चलता है? ये सबको पता है लर्निंग रेट गिवन नहीं है, एक टेबल उसने दे दिया 80, 85, 90%, हमें नहीं पता कौन सा लर्निंग रेट है। तो लर्निंग रेट निकलता कैसे? और नहीं y इज इक्वल टू कोई लर्निंग रेट नहीं निकलता सर, फोर्थ कॉलम और फर्स्ट कॉलम। सर जी ऐसे ना करें, लर्निंग ऐसे निकलती है। पहले 4 कॉलम जेन में लाएं।
आपको ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये सेकंड कॉलम का दिया हुआ है, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे बैच का टाइम है। इस तरह ना जूम करें, एकदम जज्बाती हो गया सर। 200 छोड़ दे 160 148 140 क्या है? और सर जी क्या है? टाइम ऑफ द कंसर्न बैच है। आगे क्या करूंगा? 200 360, ये कौन सा कॉलम बना रहा हूँ? कौन सा तीसरा कौन सा है? कम्युलेटिव टोटल टाइम पर यूनिट कैसे निकाला 360 मैंने? तीसरा ऐड करें 508 प्लस 140, ये 648 क्या है? क्या 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 क्या? पहले चारों का टोटल कम्युलेटिव टाइम है, लास्ट कॉलम बनाए कैसे कैसे? 200 बड़ा 1 180 169 समथिंग 162। कैलकुलेटर लाउड है, मैं जुबानी करूंगा चाहे गलत हो जाए। सबको पता कैसे आएंगे फिगर्स? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 रिस्पेक्टिवली। अभी भी गलती एक होनी है। लर्निंग कैसे पता चलेगी? डबलिंग से, डबलिंग से। तो 180 डिवाइड बाय 200। और अगली कैसे पता चलेगी अगर देखनी है तो? 162 डिवाइड बाय 180, डबलिंग से, दूसरे से तीसरा नहीं। 1 से 2 पे आना डबलिंग है और 2 से 4 पे जाना डबलिंग है। लिखे नहीं वर्क 90% बनेगा सर। तो प्लीज कौन से कॉलम से पता चलता है यार? फोर्थ कॉलम। ठीक है, मतलब यूनिट्स की डबलिंग और कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट। ये बनाए टेबल। इधर ही बनाने, पहले बुक में बनाना फिलहाल। यहाँ पे डाटा उस बुक में बनाना, मेरे ख्याल अब ये टाइम नहीं, घर के लिए होना चाहिए बस। ये ठीक है प्लीज 90%। वर्किंग सब समझ आ गई ना प्लीज? चले सर, ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होगा कितना, बाकी मेरी तरफ से कोई। लेकिन ये जो अभी क्वेश्चंस किए ना कि कल और परसों, कल और आज मिला के ये 3, इनको करनी जरूर है टाइम से। इनको जरा रिवाइज करें और ये मेरी तरफ से बस एक क्वेश्चन ही होगा। बाकी कल इसलिए मिलना है कि मेरा ख्याल है वो अबाबील को टाइम दे दें। अबाबील और फ्रांसिस्को को अगर वक्त मिला तो दोनों को टाइम दे देंगे। पहले अबाबील को देंगे, वही 145 को रखना है 1 घंटा अबाबील के लिए। रहने दो जरा, फर्स्ट टाइम ठीक है 1:45 ठीक है, नमाज के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, अगर आना मुश्किल हो, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि ऐसे ही, लेकिन बहरहाल, लेकिन 1 घंटा चाहे ऑनलाइन ले लें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।